दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने विच का प्रयोग सीखा और ये जाना कि विच का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है और कैसे विच और दैट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। इन कंडीशंस पे चर्चा हुई। आज हम उससे आगे की बात करने चल रहे हैं, लेकिन आपको अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा आपके लगातार कि सर क्या जैसे हु के बदले दैट आ रहा था, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में दैट ही आ रहा था, हु नहीं, हुम नहीं, क्या वैसे ही विच के साथ भी है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा है और निश्चित रूप से है। अब देखिए जरा, आपको मैंने एक बताया था कि विच के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको जीरो भी कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा। अब अगर मान लीजिए कि एंटीसीडेंट के पार्ट में ऑल आ जाए या मच आ जाए अथवा एवरीथिंग आ जाए या लिटिल आ जाए, नन आ जाए, नो और नो के साथ कोई कंपाउंड के रूप में शब्द आ जाए, ये सारी चीज़ें आपके सामने, या सुपरलेटिव आ जाए। सुपरलेटिव आप समझ रहे हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव आ जाए। अगर एंटीसीडेंट के हिस्से में ये सारे शब्द आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि विच इज हार्डली यूज्ड। तब विच का प्रयोग शायद ही होता है, अर्थात नहीं होता है। इस कंडीशन में अगर आप थिंग्स की बात कर रहे हैं और उन थिंग्स को बताने के लिए एंटीसीडेंट पार्ट में ऑल, मच, एवरीथिंग, लिटिल, नन, नो या नो का कोई कंपाउंड या सुपरलेटिव आ जाए तो हम विच का प्रयोग नहीं करते। हार्डली यूज्ड का मतलब कि शायद ही प्रयोग होता, नहीं के बराबर होता, नहीं होता है। आप ये समझिए, नहीं होता है। अब यहाँ पर इस विच को रिप्लेस करता है कौन? दैट। डेफिनेटली दैट। आप समझिए, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ये पर्सन को बताते हैं। वहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था कि दैट आना चाहिए। हालांकि वहाँ पर एक आपको सुविधा मिल सकती है कि बोलचाल में लोग वहाँ पे हु का प्रयोग भी कर लेते हैं। मतलब जो पर्सन को बताने वाले शब्द हैं, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, उसके साथ हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, चल जाएगा। दैट बेटर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ये आएंगे और इनसे थिंग्स का बोध होगा तो आप इनके साथ कभी भी विच का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर ये सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो आप इनको हटा भी सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बात ठीक से समझ में आएगी। पहले ये बात समझ में आ गई कि इन शब्दों के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आइए एग्जाम्पल्स देखिए, आपको बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, इन सभी से आप इनमें से कुछ का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि ऑल द बुक्स दैट आर लाइंग ओवर देयर आर माइन। अब देखिए जरा, यहाँ पर ऑल द बुक्स, यहाँ बुक, बुक्स, बुक्स, बुक नहीं, बुक्स, ऑल द बुक्स। अब यहाँ पर देखिए, इस बुक्स के साथ ऑल आया है, आप यहाँ पे किसका प्रयोग किए? दैट का। ये करेक्ट है। आप किसी भी कंडीशन में साहब यहाँ विच का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत होगा, नहीं कर सकते आप। ठीक है? इसी तरह से आप कहेंगे कि यू कैन take the little food that I have।
आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो थोड़ा सा भोजन है उसे आप ले सकते हैं। आप देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पर संभालिएगा, लिटिल आया, लिटिल फुड, आप चाहें तो यहाँ पे द लिटिल दैट भी कह सकते हैं, फूड को अंडरस्टूड कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। देखिए फूड के साथ लिटिल आ गया तो यहाँ पे क्या आया, दैट आया, ये करेक्ट है। आप यहाँ यदि विच का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, आप नहीं लिख सकते। आप कहेंगे कि देयर इज नॉट मच दैट we can eat। इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम कुछ खाएं, है ही नहीं, खाने लायक कुछ है ही नहीं, पर्याप्त नहीं है। देखिए क्या आया, मच आया, मच के बाद क्या आया, दैट आया। आप यहाँ कभी भी विच का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये आपको संभालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए ज़रा, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, इसमें मैंने आपसे कहा इस तरह से आप एवरीथिंग दैट, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ कुछ और एग्जाम्पल, इनको आप संभालिएगा जरा, देखिएगा कि यहाँ पर देखिए लिटिल आया तो दैट आया, बुक के पहले ऑल आया तो दैट आया, यहाँ मच आया तो दैट आया। ऐसी कंडीशन में हम कभी भी एंटीसीडेंट के रूप में विच का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जरा, इसी तरह आप सुपरलेटिव का प्रयोग करके, द ओनली का प्रयोग करके अगर वाक्य लिखते हैं तो वहाँ पर दैट ही आएगा, विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। आज तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं इसमें सबसे अच्छी फिल्म है, क्या यहाँ पर, दैट आया। यू कैनॉट इंसर्ट हियर विच इज नेवर यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। सुपरलेटिव प्लस नाउन, लिटिल, मच, एवरीथिंग आर नेवर फॉलोड बाय विच। You must use that as a relative pronoun or relative clause after these words or phrases. Got it? आप सबके साथ आप कहोगे कि this is the only book that I want to read अगेन एंड अगेन। देखिए जरा, फिर देखिए क्या आया, दैट आया। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है बार बार पढ़ने की। आप देखो यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है, विच का प्रयोग कदापि मत करिएगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, इम्प्रूवमेंट में भी, एरर में भी, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। खाली छोड़ देगा, पूछेगा बताओ हु भरोगे कि विच भरोगे कि दैट भरोगे कि हुम भरोगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है, एरर भी आ सकता है, इनको संभालिएगा। ये क्लियर हो गया? हाँ, आपको एक बात समझनी है कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे जो दैट आ रहा है, विच तो हम प्रयोग कर ही नहीं सकते, यहाँ पे दैट आ रहा है, अगर वो दैट सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, उसको ज़ीरो कर सकते हैं। मैं लगातार हर सेशन में आपको ज़ीरो रिलेटिव के बारे में बता रहा हूँ कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा करके वाक्यों को लिखते हैं तो उसे जीरो रिलेटिव कहा जाता है, उसे रिलेटिव को शून्य करना कहा जाता है। और ऐसा हम केवल तभी करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो दोनों एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, तो यहाँ दैट के बाद आई आया, यहाँ भी दैट के बाद आई आया है। चर्चा हो रही है लगातार क्या कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये दैट, दोनों के दोनों दैट ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। इसलिए आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को आप रीराइट कर सकते हैं उस दैट को हटा के। अर्थात इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, दिस इज द
बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दैट गायब हो गया, जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आया था। इसी तरह से इसको भी नीचे जगह नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आप कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली बुक आई वॉन्ट टू रीड अगेन एंड अगेन। फिर सुनिए, दिस इज द ओनली बुक आई वॉन्ट टू रीड। देखिए दैट को मैंने हटा दिया, जीरो कर दिया। ऐसा कब कर सकते हैं? जब यह ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं हटेगा। सब्जेक्ट को आप नहीं हटा सकते। अगर यहाँ पे होता कि दिस इज द बेस्ट बुक दैट इज या दैट हैव, तो फिर दैट नहीं हटता, क्योंकि इज या हैव के आते ही दैट सब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसको संभालिएगा। जैसे आपने हु के बदले दैट का प्रयोग कब करते हैं सीखा था, वैसे ही आप विच के बदले दैट का प्रयोग कब करेंगे आज सीखा। बस अंतर क्या है कि हु के बदले आने वाला दैट कंपलसरी नहीं होता। आप वहाँ जनरली लोग बोलचाल में हु का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी है कि इन शब्दों के साथ किसी भी कंडीशन में विच का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा दैट का ही प्रयोग होगा। क्लियर? आइए जरा अब आप इनको घर पे प्रैक्टिस करिए, ऐसे सेंटेंसेस को और लिखने की कोशिश करिए, और जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, मैसेज भेजें, हम उसका निदान करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, हम लोगों ने लिस्ट में हुज और ऑफ विच की बात की थी, हुज और ऑफ विच की, याद आ रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि हुज और ऑफ विच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें ये बात कही गई कि हुज का प्रयोग पर्सन्स के लिए किया जाता है और ऑफ विच का प्रयोग थिंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है? हम जब वस्तुओं की बात करेंगे तो ऑफ विच का प्रयोग करेंगे, और जब हम पर्सन्स की बात करेंगे तो हुज का प्रयोग करेंगे। ये परंपरा बनाई गई। लेकिन मैं आपको पिछले सेशंस में आप जाकर प्लेलिस्ट में देखें तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ ही नहीं कोई भी प्रेपोजिशन, ऑफ ही नहीं कोई भी प्रेपोजिशन प्लस विच का प्रयोग आजकल लोग बहुत पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने आपको चर्चा की थी। हमने सीखा था कि उसको हम व्हेन में बदल सकते हैं, वाई में बदल सकते हैं, वेयर में बदल सकते हैं। पिछले सेशंस को देखें तो वहाँ ये चर्चा हुई है। तो यहाँ पर भी अब लोग क्या किए कि ऑफ विच का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है, ये ठीक है, लेकिन लोगों ने अब इस अटपटेपन से बचने के लिए हुज का प्रयोग ही थिंग्स के लिए भी करने लगे। खासकर बोलचाल के इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में हुज का प्रयोग आजकल थिंग्स के लिए भी हो रहा है। आप तमाम एग्जाम्पल्स पा सकते हैं, द कार हुज, द काउ हुज, ऐसे आप पा सकते हैं। तो पहली चीज़, लेकिन ठीक है उसको बोलचाल तक ही सीमित रखे तो अच्छा है। रिटन इंग्लिश में अभी भी इसको बहुत लोकप्रियता नहीं मिली है। अभी भी जो प्यूरिटन हैं, जो पारंपरिक ग्रामेरियन हैं, उसको बहुत स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो पहले बेसिक बात समझिए कि हुज का प्रयोग पर्सन्स के लिए, ऑफ विच का प्रयोग थिंग्स के लिए। आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे आप कहेंगे कि द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर is my classmate। ये देखिए, वो लड़का जिसके पापा डॉक्टर हैं, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, वो मेरा क्लासमेट है। यहाँ पे देखिए हुज आया। क्यों हुज आया? जिसके पिता। अब देखिए संबंध कारक, इसका प्रयोग आप कब करोगे? मैंने बताया था ना कि ये पजेसिव स्वरूप है, ये पजेसिव है, संबंध बताएंगे। आप जैसे माई का प्रयोग करते हो, हिज का प्रयोग करते हो, हर का प्रयोग करते हो, आवर का प्रयोग करते हो, वैसे ही आप जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करोगे तो आप हुज का प्रयोग करोगे पर्सन्स के लिए, ऑफ विच का प्रयोग करोगे थिंग्स के लिए। ये बेसिक रूल है। देखिए यहाँ पर मैंने बॉय के लिए हुज का प्रयोग किया। अब मैं कह सकता हूं कि द हाउस ऑफ विच द डोर्स आर वीक is unsafe।
वह घर जिसके दरवाजे कमज़ोर हैं वह असुरक्षित है। अब देखिए यहाँ पे मैंने किसका प्रयोग किया? ऑफ विच का। किसके लिए? हाउस के लिए। क्यों? क्योंकि हाउस नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ विच का। और लिविंग थिंग्स के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हुज का। अगर काउज आएगा तो द काउज हुज कहोगे, ठीक है? द काउज, द काउ हुज, द मैन हुज, द गर्ल हुज, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं। सजीवों के लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे, पर्सन ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आप जोड़ लीजिए लिविंग थिंग्स, ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगा। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए, जो भी सजीव हैं उनके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, जो निर्जीव उनके लिए ऑफ विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आप समझ गए। लेकिन आजकल एक चर्चा चल पड़ी कि लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हुज का प्रयोग करने लगे, खासकर बातचीत में, स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में ये धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। लोग लिखते हैं कि अ हाउस हुज वॉल्स आर मेड ऑफ ग्लास। ये देखिए, ऐसा घर जिसकी दीवार शीशे की बनी हो, कांच की बनी हो, आपके सामने है। अब देखिए यहाँ हाउस के साथ हुज का प्रयोग किया गया है। अब इनफॉर्मल इंग्लिश में ये भी करेक्ट है, लेकिन ये क्या है? इनफॉर्मल है। फॉर्मल इंग्लिश इसको बहुत अच्छा नहीं मानती, लेकिन बोलचाल में ये धड़ल्ले से चल रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे सर जी तो फिर हमारे एग्जाम में हम क्या करें? तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि लिविंग थिंग्स के लिए हुज, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ विच। अब यहाँ पर ये चूंकि नॉन लिविंग के लिए हुज का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा, तो इसका एक उपाय बताया गया कि आप अगर इसको लेके बहुत श्योर नहीं हैं, आपको अटपटा लगता है कि हम कैसे हाउस के लिए, पेन के लिए, टेबल के लिए, कार के लिए हुज का प्रयोग करें, मैं फिर कह रहा हूँ जो कि धड़ल्ले से हो रहा है, तो आप चाहें तो इस हुज की जगह या ऑफ विच की जगह, अब ऑफ विच का प्रयोग करना अटपटा लगता है, हुज का प्रयोग करना थोड़ा अनग्रामेटिकल लगता है, तो फिर एक रास्ता है कि आप इस हुज और ऑफ विच के बदले नॉन लिविंग थिंग्स के साथ चाहें तो विथ या विदाउट, विथ या विदाउट का प्रयोग कर सकते हैं। विथ या विदाउट का प्रयोग कर सकते हैं किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे ये सेंटेंस है अ हाउस हुज वॉल्स आर मेड ऑफ ग्लास, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे हुज को वहाँ से हटा रहा हूँ। अब ना वहाँ हुज की जरूरत पड़ेगी ना ऑफ विच की जरूरत पड़ेगी। आप सीधे कह सकते हैं अ हाउस विथ ग्लास वॉल्स। ये देखिए अ हाउस विथ ग्लास वॉल्स मतलब शीशे के दीवालों वाला घर। चीज तो ही हुआ ना। देखिए अ हाउस विथ ग्लास वॉल्स। अब यहाँ पर एक ग्लास जो मेड ऑफ ग्लास था, मैंने ऑफ को हटा के ग्लास को पहले कर दिया। अब ये वॉल की विशेषता बताने लगा, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि हाउस ऑफ विच डोर्स आर, अभी आपने लिखा था, मैं फिर से उसको लिख रहा हूँ, ये आप संभालिएगा, देखिएगा जरा कैसे यहाँ हुज के बदले क्या आ गया, विथ आ गया, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया किंतु मीनिंग नहीं बदली, मीनिंग नहीं बदली, है ना। अब देखिए जरा, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल लिखा था, उस एग्जाम्पल को मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे आपने लिखा था कि अ हाउस ऑफ विच, आप यहाँ ए चाहे द किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ए लगाएंगे तो किसी भी घर की बात हो रही है, द लगाएंगे तो किसी पर्टिकुलर घर की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ विच द डोर्स आर वीक इज अनसेफ। ये देखिए अब यहाँ पे ऑफ विच आया है, नियम के अनुसार ऑफ विच आना चाहिए क्योंकि निर्जीव है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी कहा बोलचाल में लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अ हाउस हुज द डोर्स। यहाँ धड़ल्ले से लोग हुज का प्रयोग कर सकते हैं, खूब करते हैं, खूब चलता है। आप आजकल बल्कि तमाम टेक्स्ट बुक में भी ये पा सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अब
प्रयोग और नियम के बीच एक तब लड़ाई हो जाएगी। प्रयोग में लोग हुज का प्रयोग कर रहे हैं, ग्रामर कह रहा है कि भैया ये अच्छी बात नहीं है, निर्जीव के लिए मत करो। तो इसका सीधा सा उपाय है साहब कि आप न हुज का प्रयोग करो न ऑफ विच का प्रयोग करो, आप सीधे इसको लिख सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विदाउट का प्रयोग करके, विथ का प्रयोग करके, जो भी आप चाहें। आप कह सकते हैं अ हाउस विथ वीक डोर्स इज अनसेफ। देखिए तो कौन रोक सकता है साहब। अब देखिए कोई मीनिंग नहीं बदली, आपका काम आसान हो गया। आप ये भी कह सकते हैं इसको पलट के अ हाउस विदाउट। अब जब विदाउट आ गया के बिना, तो कमजोर दरवाजे के बिना कि मजबूत दरवाजे के बिना? मजबूत दरवाजे के बिना, बिल्कुल सही बात है। विदाउट, अब यहां पर वीक को बदल दिए किसमें? स्ट्रॉन्ग डोर्स इज अनसेफ। देखिए आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अब भी देखिए मीनिंग नहीं बदली, वही सेंस है। आप ये भी कह सकते हैं और इसको पलट के कि अ हाउस विथ स्ट्रॉन्ग डोर्स इज, अब यहां अनसेफ का क्या हो जाएगा? सेफ। आप ध्यान से देखिए, मैंने एक तरफ आपको ऑफ विच के बदले विथ विदाउट का प्रयोग सिखाया, दूसरी तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बिना मीनिंग बदले। देखिए एक घर जिसके दरवाजे कमजोर हो, असुरक्षित है, तो आपने क्या लिखा? अ हाउस विथ वीक डोर्स, कमजोर दरवाजे के साथ घर असुरक्षित होता है। या अ हाउस विदाउट स्ट्रॉन्ग डोर्स, मजबूत दरवाजे के बिना घर असुरक्षित होता है। या अ हाउस विथ स्ट्रॉन्ग डोर्स इज सेफ, मजबूत दरवाजे वाला घर सुरक्षित होता है। आप देखिए कैसे आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जहां पर आपको ऑफ विच या हुज को लेके मन में कंफ्यूजन हो, तो आप विथ या विदाउट का प्रयोग करके इसको लिख सकते हैं। न दैट के टेंशन, न हुज का टेंशन, न ऑफ विच का टेंशन। दैट तो आएगा नहीं क्योंकि दैट का पॉजिटिव रूप होता ही नहीं है। इस तरह से आज हम लोगों ने विच से संबंधित कुछ और बातें सीखी। रिलेटिव प्रोनाउन एक बड़ा चैप्टर है, मैं ये लगातार कह रहा हूँ, और भाग करके एमए पढ़ने से सवाल नहीं होंगे। गंभीर और बड़े सवाल करने के लिए, खासकर मेंस के सवाल करने के लिए थोड़ा आराम से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं हर वीडियो में आपसे कह रहा हूं कि प्लीज़ डू लेट मी, मुझे बताएं और क्या बेहतर किया जा सकता है। चर्चा जारी रहेगी, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।